कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर और उसके डिटेल सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखो यार, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो उस पेपर का टाइटल क्या होता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी की हम पेपर की बातें करने वाले हैं। देखो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो तो आपको कुछ बेसिक बातें बता दी जाए। ठीक है, तो पहला कि ये पेपर किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये पेपर सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते ही हो, जब से एनईपी लागू हुई है सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, तो आप देखोगे भी या अपने टीचर से भी आप कंफर्म कर लेना कि फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। तो वो बोले, अगर पेपर का टाइटल वो बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है देखो यार, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एक जगह सही है हर जगह सही हो। मतलब एनईपी हो सकता है एक्सेप्शनली कहीं ना कहीं लागू ना की गई हो। ठीक है, बहुत से यूनिवर्सिटी ने लेट लागू किया। जैसे बीएचयू की बात करें तो बीएचयू लगभग 4 से 5 साल बाद एनईपी को लागू करने जा रहा है इस बार। ठीक है, तो इसीलिए एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। ठीक है, आप अपने यूनिवर्सिटी के पेज पे भी देख सकते हो सिलेबस वाले लिस्ट में पेपर का टाइटल क्या है, ये अपने टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अगर आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर वाइज लेक्चर्स का प्लेलिस्ट के लिंक दे देंगे, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, नोट्स नाम से एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट होंगे उनको भी आप देख सकते हो। मैक्सिमम के हमने नोट्स वगैरह अवेलेबल कर दिए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। और फर्स्ट सेमेस्टर में एक आप को करिकुलर का एग्ज़ाम दोगे, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से। हमने उसके भी बहुत सारे मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, देखो, जो को करिकुलर का एग्ज़ाम होता है ये एमसीक्यू होता है, तो इसलिए हमारा मेन फोकस ये एमसीक्यू प्रैक्टिस पे रहता है। ठीक है, चलिए इस क्लास की बातें करते हैं। तो सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। देखो, सेक्शन ए के अंदर आपको 50 से 60 वर्ड में आंसर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन का समाप्त करना था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों लागू किया गया था, क्यों चालू किया गया था, ये एकदम फाइनल पीक पॉइंट था जब जितने भी क्रांतिकारी थे, मेन हम बात करें तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना है। ठीक है, क्योंकि क्रांति 1857 में शुरू हुई और एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर, मतलब लंबा टाइम पीरियड गुजर चुका था। तो जानते हो 47 में आज़ादी मिली है, तो ये जो एकदम क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट टाइम था वो यही था 1942। और इसी के टाइम वर्ल्ड वार सेकेंड भी हो रहा था या हो चुका था। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ब्रिटेन पूरी दुनिया से भी भिड़ रहे थे वर्ल्ड वार के टाइम, तो इसीलिए ये एक अच्छा समय था ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने का। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन व्यापक रूप से फैला और स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ शामिल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एहो ह्यूम द्वारा मुंबई में किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीयों को एक मंच प्रदान कर उनके राजनीतिक अधिकारों की मांग करना था। ठीक है, आईएनसी इसलिए बनाया गया था कि जो इंडियन लीडर्स हैं उनको एक मंच मिले जहां से वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकें। ठीक है, यह संगठन बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नेतृत्वकर्ता बना। ठीक है, और स्वतंत्रता के टाइम जो मेन पार्टी थी यही थी जिसके अंदर जो टॉप के लीडर्स थे वो इसके अंदर काम करते थे। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद भी आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट में पार्टी थी वो यही थी। ठीक है, भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, इसी दिन को सम्मान देते हुए संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इस दिन भारत एक गणराज्य बना और इसकी गणतांत्रिक शासन प्रणाली शुरू हुई। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में आप जानते ही संविधान चालू कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी डेट इसलिए रखा गया कि उसके 20 साल पहले
पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है कांग्रेस पार्टी ने की थी वो 26 जनवरी को ही की थी, तो इसीलिए उस टाइम को एक मेमोरेबल टाइम बनाने के लिए उस डेट को गणतंत्र दिवस के रूप में डिसाइड कर दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक का राज्य घोषित किया गया है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो है एक हमारे पास समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन शॉर्ट में है तो इसके लिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे, शॉर्ट की तरह ही लिखेंगे। ठीक है, ये अधिकार नागरिकों को न्याय और गरिमा की जीवन जीने का अधिकार देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। इसमें संसद द्वारा विशेष बहुमत से विधेयक पारित किया जाता है। कुछ संशोधन राज्य विधानसभाओं की मंजूरी से किए जाते हैं। यह प्रक्रिया संविधान को समयानुकूल बनाने में सहायक होती है। ठीक है, देखो समय के साथ जैसे समाज का या बोल दो जनता का आवश्यकता चेंज होता है, तो संविधान तो बहुत पहले लिखा गया है 48, 49, 50 के टाइम पे, तो उस टाइम के सिचुएशन को देख के लिखा गया था, लेकिन फ्यूचर को भी देख के लिखा गया था। लेकिन कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसीलिए जो फ्यूचर में चेंजेस आते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए संविधान में जो मेन पार्टी होती है, मेन क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी होती है, अगर उसके पास इतने मेंबर्स हैं कि देखो यार संविधान को ऐसे भी नहीं बदल सकते, उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, कितने मेंबर्स आपके साथ हैं तभी आप किसी चीज़ को बदल सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को किया गया। या कोई क्या बोलते हैं यार, संशोधन भी इसी तरह से होता है, और संशोधन करने के बारे में भी लिखा गया है संविधान में कि कोई अगर संशोधन आप करना चाहते हो तो ये अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक मिनिमम नंबर आप सपोर्टिव मेंबर होने चाहिए असेंबली के अंदर। ठीक है, और फिर आप जो भी चेंजेस करने वाले वो कर सकते हो। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य और तीसरा है वित्तीय। ठीक है, तो आपातकाल के समय केंद्र को अधिक अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, देखो इंडिया की बात करें तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, तो अगर इन केस अगर फ्यूचर में कहीं भी इमरजेंसी देश में लागू होती है तो पूरा पावर स्टेट से हटके सेंटर के पास चला जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की घोषणा पर लागू होता है। यह व्यवस्था जो इमरजेंसी है वो प्राइम मिनिस्टर लागू नहीं कर सकता, उसके लिए प्रेसिडेंट को ही लग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। यह व्यवस्था अनुच्छेद 352, 56 और 60 के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती हैं। ठीक है, भारत एक संघीय राज्य है जहां संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को पृथक शक्तियां दी गई हैं। यह व्यवस्था संतुलन और समानता बनाए रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? तो एक मिनट रुक जाओ। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय यह अधिकार रखते हैं कि वे किसी भी कानून की वैधता की जांच कर सकें। ठीक है, न्यायिक समीक्षा मतलब क्या, जो भी मेन कोर्ट है, जैसे इंडिया के अंदर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कानून का, मतलब गवर्नमेंट कोई भी रूल वगैरह ला रही है तो उसकी वैधता की वो जांच कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट से सवाल भी कर सकते हैं कि आप ये रूल क्यों कर रहे हो, इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है, यदि कोर्ट को लगा कि कोई ऐसा रूल है जो क्या लोगों के हित में नहीं है तो कोर्ट उसको हटा भी सकता है। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कानून के समान होता है, लेकिन संसद से अनुमोदन न मिलने पर 6 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह शक्ति आपातकालीन इस परिस्थितियों में प्रयोग होती है। अब सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन सी बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे 100 से 120 वर्ड के आसपास में लिखने पड़ते हैं आपको पर क्वेश्चन। ठीक है, और 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको करने 5 ही होते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 5 ही बोलती है, और पर क्वेश्चन 5 मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी और सी में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि ये करो या ये करो। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है कि सिलेबस आप चाहो तो 100% कवर ना करो, फिर भी काम हो जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कई कारण थे। ठीक है, पहला, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों ने भारतीयों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर किया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर विदेशों से माल आयात किया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। प्रेस, रेलवे और टेलीग्राम जैसे साधनों से जन जागरण हुआ। 1857 की क्रांति ने आज़ादी की चेतना पैदा की। शिक्षित मध्यम वर्ग ने राजनीतिक विचारों को फैलाया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे कानूनों ने असंतोष को बढ़ाया। इंग्लैंड की शिक्षा पद्धति ने भारतीयों को समानता और स्वतंत्रता के विचार मिले। इन सभी कारणों से राष्ट्रवाद का विकास हुआ और भारतीयों ने संगठित होकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन्हीं 5 स्रोतों को बताइए। ठीक है, तो भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, इसके मुख्य 5 स्रोत हैं। पहला स्रोत लिया गया ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के अंदर जानते हो संसदीय प्रणाली है, विधि का शासन है और संसद की सर्वोच्चता है, संसद हेड है। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति की व्यवस्था। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ एज कम्पेयर टू राज्य सरकार। राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली। ठीक है, ये सभी अलग अलग देशों से लिए गए। इन स्रोतों से भारत ने संविधान में विभिन्न विशेषताओं को अपनाकर एक मजबूत और विस्तृत संविधान बनाया जो विविधताओं में एकता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं जिन्हें न्यायालय में लागू किया जा सकता है। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। ठीक है, यदि इनका उल्लंघन हो तो व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में हैं। ये अधिकार नहीं बल्कि दिशा निर्देश हैं जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इनका उल्लंघन न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, संक्षेप में बात करें तो मौलिक अधिकार न्यायिक रूप से लागू होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 51A में वर्णित है और भारतीय नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसका पालन करें। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें इसकी संख्या क्या है? 11 है। इसमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक सोच का विकास करना और महिलाओं के सम्मान की
बात शामिल है। ये कर्तव्य नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना जगाते हैं। ठीक है, भले ही इनका उल्लंघन दंडनीय नहीं है, परंतु इनका पालन एक अच्छे नागरिक का चिन्ह माना जाता है। ये नागरिक और राष्ट्र के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और इसके कई महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा है संसद का उच्च सदन, और वैसे लोकसभा क्या है, निचला सदन है। ठीक है, तो क्या क्या कार्य हैं इसके, पहला है विधायी कार्य, तो कानून बनाना लोकसभा का प्रमुख कार्य है। दूसरा वित्तीय कार्य, तो बजट पारित करना, कर लगाना, व्यय की स्वीकृति देना। ठीक है, नेक्स्ट इसका कार्य है नियंत्रण कार्य, तो सरकार की नीतियों और कार्यों पर प्रश्न पूछकर या अविश्वास प्रस्ताव लाकर नियंत्रण करना। फिर अगला है हमारे पास विमर्श और बहस, तो जनहित के मुद्दों पर बहस व चर्चा करना। नेक्स्ट है हमारे पास निर्वाचन कार्य, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी। ठीक है, ये सभी कार्य हैं। कुछ और भी कार्य हैं जैसे संविधान संशोधन, संघीय विषयों पर निर्णय इत्यादि। लोकसभा लोकतंत्र की आधारशिला है और जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री की शक्तियों का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, किसी भी स्टेट की बात करें तो जो मुख्यमंत्री सीएम होते हैं वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं। उनकी शक्तियाँ इस प्रकार हैं, क्या क्या शक्ति हैं उनकी, पहला उनके पास कार्यकारी शक्ति है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, एक जानते हो जैसे सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, विभाग बांटते हैं, और क्योंकि सीएम अकेले ही पूरा स्टेट को नहीं दे सकता अलग अलग उसके विभाग को, तो इसलिए मंत्रियों को अलग अलग विभाग भी दिया जाता है और उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। जो सीएम है अपने मंत्रियों का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका मुख्यमंत्री का विधानमंडल में भूमिका क्या है, तो मुख्यमंत्री विधानसभा में सरकार का नेतृत्व करते हैं, जिसको हम नेता पक्ष भी बोलते हैं, और नीतियाँ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जो भी रूल्स वगैरह बनाते हैं स्टेट के अंदर उनको वो पूरे सदन में दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री के पास प्रशासनिक शक्ति भी होती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सचिवों और अधिकारियों के माध्यम से शासन चलाता है। ठीक है, अगला है हमारे पास राज्यपाल से संबंध, तो जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, मतलब दोनों का एक क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है ना ही डायरेक्टली वो राज्यपाल से मिल सकते, बात कोई भी विचार विमर्श कर सकते हैं, ना ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद से डायरेक्टली, तो जो बीच में है वो क्या है मुख्यमंत्री, जिनसे क्या है सभी कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपात स्थिति में नेतृत्व, तो संकट के समय त्वरित निर्णय लेना, मतलब तुरंत निर्णय लेना, ये मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री राज्य शासन का वास्तविक संचालन करता है और उसे राज्य का नेता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता क्या है। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ है जब न्यायालय स्वयं पहल करते हुए किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे पर निर्णय ले। ठीक है, चाहे वह याचिका द्वारा हो या स्वप्रेरणा से। ठीक है, इसमें जनहित याचिका PIL के माध्यम से न्यायालय सरकार की निष्क्रियता पर हस्तक्षेप करता है। यह जनता के अधिकारों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जैसे विषयों में उपयोगी सिद्ध हुई है। न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य न्याय को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों को। ठीक है, यह न्यायपालिका को एक सजग प्रहरी के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, जो संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। हालांकि अति हस्तक्षेप पर आलोचना भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन C की बात करते हैं, तो राज्यसभा के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो राज्यसभा भारतीय संसद
का उच्च सदन है, ठीक है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब राज्यों का परिषद। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत हुआ है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि हर 2 वर्षों में इसका 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का संगठन देखते हैं तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, और जो बाकी बचे 12 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, ठीक है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा में के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उनके अनुपस्थित रहने पर उपसभापति कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। राज्यसभा की शक्तियाँ हम देखते हैं तो पहला है हमारे पास विधायी शक्तियाँ। तो राज्यसभा लोकसभा के समान ही विधेयकों पर चर्चा और पारित करने का अधिकार रखती है। हालांकि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। दूसरी कार्य है इसका वित्तीय शक्तियाँ। तो राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ सीमित हैं। वह धन विधेयक के में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, परंतु अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है, ठीक है। फिर तीसरा है हमारे पास संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन विधेयकों को राज्यसभा लोकसभा के समान ही पारित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो राज्यसभा प्रश्न पूछकर, चर्चा और आलोचना के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रख सकती है, ठीक है, परंतु सरकार को हटाने की शक्ति केवल लोकसभा को है, ठीक है। कुछ और भी हैं, जैसे विशेष शक्तियाँ भी हैं। तो राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने देखा था, ये दोनों क्वेश्चन सेक्शन सी के हैं, तो इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान, एक मिनट, भारतीय संविधान विश्व की सबसे लंबा, एक सेकेंड को, ठीक है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। अगर आप रिटन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर देखो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें कई विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इससे अन्य देशों के संविधान से अलग बनाती हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इसको अलग अलग देशों के संविधान से अलग बनाती हैं। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, हम देखते हैं। तो पहला है हमारे पास लिखित संविधान, ठीक है। तो भारतीय संविधान एक सुव्यवस्थित और लिखित दस्तावेज है जिसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है। दूसरा, संघात्मक संरचना। तो भारत एक संघ है, संघ राज्य है, मतलब केंद्र और राज्य, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह संघात्मक व्यवस्था संघ को मजबूत और राज्यों को स्वायत्त बनाती है, ठीक है। तीसरा हमारे पास संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून या आदेश संविधान के विपरीत नहीं हो सकता। जो भी चीज़ें आपको करना है संविधान के रूल के अंदर ही करना पड़ेगा। अगला है हमारे पास लोकतांत्रिक प्रणाली। तो भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र है जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। सरकार बहुमत से बनती है और उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगला है हमारे पास मौलिक अधिकार। तो संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्म, संस्कृति आदि। ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, ठीक है। अगला है हमारे पास धर्मनिरपेक्षता। तो भारत का कोई राजधर्म नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सबके साथ समान व्यवहार
किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारे पास न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका स्वतंत्र और निरपेक्ष है। न्यायपालिका मतलब कोर्ट की बात करें तो कोई भी कोर्ट है वो स्वतंत्र है कोई भी फैसला सुनाने के लिए और बिना किसी का पक्ष लिए। यह संविधान की व्याख्या और अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान को समय के अनुसार बदला जा सकता है। ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी देखा था सेक्शन ए या बी का था जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी गई थी। तो उसके अंदर हमने देखा भी था कि अनुच्छेद 368 के तहत ये बातें लिखी गई हैं कि संविधान में कोई संशोधन करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, राज्यसभा में आपके पास एक मिनिमम नंबर ऑफ सपोर्टिव मेंबर होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं। फिर अगला है हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो संविधान की प्रस्तावना में इन मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है जो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? तो भारतीय संविधान एक संतुलित, व्यापक और लचीला दस्तावेज है जो लोकतंत्र, विविधता और विकास को सशक्त रूप से आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियाँ का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय और न्यायपालिका की शीर्ष संस्था भी है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बातें चल रही है। ठीक है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यह संविधान की व्याख्या करता है और कानून के शासन की रक्षा करता है। ठीक है, अब संगठन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिसको हम एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिसको हम CJI के नाम से भी जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, देखो संविधान में स्टार्टिंग में इतने न्यायाधीश थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, लेकिन समय के साथ जब भी केस वगैरह ज़्यादा होने लगे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन CJI एक ही रखा गया। ठीक है, चीफ जस्टिस एक ही रहेगा लेकिन उसके सपोर्टिव बहुत सारे जज हो सकते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। ठीक है, जो भी CJI के अलावा जो अदर न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनके अंदर CJI का सलाह जरूर होता है। और इनका रिटायरमेंट का एज बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 65 है। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ और कार्य के बारे में। ठीक है, तो पहला है इनका कार्य मूल अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास मूल अधिकार क्षेत्र। तो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास अपील का अधिकार। तो उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की अंतिम सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होती है। तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात चल रही है। तो अगर हाई कोर्ट में कोई इंसान है जो केस हार चुका है तो वो चाहे तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वैधानिक व्याख्या। तो संविधान से संबंधित किसी भी जटिल प्रश्न पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यायिक समीक्षा। तो कोई भी कानून या कार्य यदि संविधान के विरुद्ध हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट उसे अमान्य घोषित कर सकता है। जैसे ट्विन्स टावर था ना, जो बना तो दिया गया लेकिन उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन माना गया। तो एट लास्ट बहुत लंबा केस चला, बहुत सालों तक केस चला और लास्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गिराने का आदेश दे दिया। क्योंकि सिंपल सा रूल है कि अगर हम आपको छोड़ेंगे, जैसे मान लो सब बोलते हैं कि आई थिंक 24-25 माला का 2 बिल्डिंग, ट्विन्स टावर मतलब 2 बिल्डिंग थी,
दोनों को आप गिरा रहे हो तो चाहो तो उसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो देखो बोला ये गया कि हाँ ठीक है, इतना पैसा लगा है तो हम गलती हुई बोल के माफ़ कर सकते हैं और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बदल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम करेंगे तो फ्यूचर में और भी लोग ऐसा काम करेंगे और जब पकड़े जाएंगे तो यही बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बदल दीजिए या किसी पब्लिक सेक्टर में बदल दीजिए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर मतलब स्कूल वगैरह में बदल दीजिए। तो जिससे होगा क्या, उसके अंदर जो लोग काम करेंगे वो वही लोग रहेंगे, तो इससे क्या उनका काम भी हो जाएगा और रूल भी तो नहीं टूटेगा, उनके हिसाब से नहीं टूटेगा लेकिन रूल तो टूट रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो भी फैसला सुनाता है वो इस तरह से सुनाता है कि वो सिर्फ फैसला ना रहे, एक रूल बन जाए। अब आपने सुना भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है वो रूल के रूप में लिखा जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई वैसा एक सेम केस हुए तो जो वकील है वो पुराने सुनवाई को दिखा के ये बोल सके कि उस टाइम जब ऐसा सिचुएशन आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था। ठीक है, इसीलिए उसको गिराने का आदेश दे दिया गया। तो ये वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में लिख के रख दिया गया कि ट्विन्स टावर जो अमान्य रूप से बनाया गया था उसको गिरा दिया गया। तो फ्यूचर में अगर कोई दूसरा बिल्डर अगर ऐसा सोचेगा भी तो वो इस बात को भी ध्यान रखेगा कि वो बिल्डिंग बनने के बाद भी गिराई जा सकती है और गिराने का पैसा भी उसी की जेब से जा सकता है। ट्विन्स टावर को आई थिंक गिराने में 22 करोड़ रुपए शायद आई थिंक 22 करोड़ रुपए खर्च आए थे। ठीक है, क्योंकि 22 से 23 माले की बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग है तो, और गिराना इस तरह से है कि पूरा मलबा वहीं पर है तो उसके लिए बहुत सारे विस्फोटक चाहिए। तो जितना भी खर्चा आया था वो बिल्डर से ही लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सहायक भूमिका। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को अगर कोई सलाह वगैरह चाहिए किसी रूल के लिए तो संविधान में एक अनुच्छेद 143 उसके तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श कर सकता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तंभ है जो लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों को और संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। यह भारतीय लोकतंत्र के संतुलन का रक्षक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों और भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, उसकी भूमिका केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु जैसी होती है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि जो राज्य परिषद के मंत्री हैं और राज्यपाल हैं उनके बीच सेतु का काम चीफ मिनिस्टर कर रहे थे, तो उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो ब्रिज का काम करते हैं वो राज्यपाल ही है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का एक बार का होता है और अगर उसके बाद फिर भी राष्ट्रपति चाहे तो वो बढ़ा सकता है। ठीक है, हालांकि वो राष्ट्रपति की इच्छा पर पदों पर बना रह सकता है। ठीक है, जैसे आई थिंक यूपी की जो राज्यपाल है उनका आनंदीबेन पटेल, उनका आई थिंक दूसरा चल रहा है कार्यकाल। ठीक है, मुझे डेट तो याद नहीं है कब उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, लेकिन बहुत दिन से उनका ही नाम है। ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, वो तो राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है, तो पहला कार्यपालिका शक्तियाँ देखते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, उनको शपथ वगैरह दिलाना, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करना है। राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे ना कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे विद्यापीठ ही हो गया तो उसके अंदर जो चांसलर हैं वो राज्यपाल ही हैं। ठीक है, या कोई और दूसरा भी आप गवर्नमेंट कॉलेज देख लो, पूर्वांचल भी देख लो, उसके अंदर भी आप मेन पेज पे देखोगे ना तो चांसलर में राज्यपाल हैं और वाइस चांसलर में उस कॉलेज के हेड होते हैं। ठीक है, राज्य के अधिकारियों और लोक सेवकों की नियुक्ति करना भी राज्यपाल का ही काम है। ठीक है, नेक्स्ट विधायी शक्तियाँ देखते हैं तो राज्य विधानसभा
जो राज्यपाल हैं वो राज्य की विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, उनको स्थगित करते हैं और भंग कर सकते हैं। ठीक है, वह विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। जो भी विधेयक बन रहा है, जो भी रूल किसी भी राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है, वो उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, या चाहे तो आप वो अपने से ऊपर प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं। बजट प्रस्तुत होने से पहले उनकी अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, हर साल जो आम बजट प्रस्तुत होता है उसके पहले गवर्नर का परमिशन ज़रूरी होता है। ठीक है, विधानमंडल को संबोधित करना और सरकार की नीतियाँ बताना ये सभी क्या गवर्नर के कार्य हैं, वित्तीय कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट वित्तीय शक्तियाँ। तो बजट राज्यपाल की अनुशंसा पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जो भी बजट है, आम बजट जो प्रस्तुत होता है विधानसभा में, वो राज्यपाल के परमिशन से ही होता है। वह आपातकालीन निधि से धन निकालने की अनुमति दे सकता है। देखो, हर स्टेट में या सेंट्रल में ही बोल दो तो इमरजेंसी फंड अलग से रखा जाता है, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे बाढ़ वगैरह आ गया तो वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो कोई अपनी मर्जी से, कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट की बात कर लें, जैसे स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट है, यूपी की बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी फंड से डायरेक्टली जो यूपी की गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं निकाल सकती। उसके वो निकालने के लिए उसको राज्यपाल का परमिशन चाहिए। ठीक है, वही जो पैसा है वही इमरजेंसी के टाइम में लोगों को मदद के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इमरजेंसी कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए उस फंड को कभी भी बिना इमरजेंसी के यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यायिक शक्तियाँ। तो कुछ मामलों में क्षमा, दंड माफ़ी या दंड कम करने का अधिकार रखता है राज्यपाल की बात चल रही है। ठीक है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को ये अधिकार दी गई है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के पास होता है ना कि कोई भी इंसान को अगर आजीवन कारावास मिला है तो 14 वर्ष के बाद वो चाहे तो प्रेसिडेंट से अपने आजीवन कारावास को ख़त्म करवा सकता है, लेकिन 14 वर्ष तक तो उसको 7 वर्ष ऐसे कुछ टाइम पीरियड है, उस टाइम तक रहने के बाद वो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको माफ़ी दे सकता है। और भी कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल की, जैसे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों में विशेष शासनादेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 356 में लिखा गया है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से उनके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी भूमिका देखते हैं। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी वास्तविक कार्यपालिका नहीं है। वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच सलाह से कार्य करता है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, सरकार गठन या आपातकालीन परिस्थितियों में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद भी रही है जब उस पर केंद्र के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। हाँ, तो इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और भी मॉडल पेपर वगैरह हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और प्लेलिस्ट होगा क्वेश्चंस का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।